हेलो, हेलो। क्या मैं ऑडिबल हूँ सभी को? एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ सभी को? ओके। ठीक है, तो ऑडिबल हूँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने फोन में। ठीक है, और स्ट्रीमिंग स्टार्ट भी हो गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो सकता है। सबसे पहले तो ना अपन ये प्रोग्राम देख लेंगे कि हमने ये क्यों शुरू किया है और क्या मेरा मोटिव है। क्या मैं यहाँ पे कुछ स्पेशली पढ़ाने जा रहा हूँ या फिर अपन कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, करता हूँ मैं इसको स्टार्ट। कुछ लोग वेट कर रहे थे ना, तो अगर वो जुड़ जाते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको शुरू करता हूँ। ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो नमस्कार सभी को। देखिए, ये आज का जो हमारा है सब्जेक्ट वो है एंशियंट हिस्ट्री, और हमारा मोटिव क्या है इसको लेके। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं कभी क्लेम करता भी नहीं हूँ कि मैं टीचर हूँ, एक्सपर्ट हूँ इसका। बट एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इस पूरे सब्जेक्ट को लेके हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बेसिक, अगर सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं ना। यहाँ पे ये जो कंटेंट है ना वो आईएएस पीसीएस पाठशाला का है। तो इससे पहले मेरे को कोई बोले, मैं खुद बता दे रहा हूँ कि ये है आईएएस पीसीएस पाठशाला का। ठीक है, ऑलराइट। देखिए यूपीएससी में अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में आमतौर पे क्या कहा जाता है कि आप हाँ, एक सेकेंड। ये आज पहला दिन है यार, तो थोड़ा सा मैं फंबल भी करूंगा और ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी। ये देखो, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल आती है। सबको पता है, सिलेबस सबको पता है कि कैसे होता है। हिस्ट्री को पढ़ने का आमतौर पे जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप पहले तो एनसीईआरटी से पढ़िए। अगर आपकी एनसीईआरटी ठीक है, यानी कि आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो आपको ये नॉलेज होगी कि जो हमारा हिस्ट्री में सिलेबस है, यूपीएससी वहां पे कहाँ से किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछता है। और ये अप्रोच एक दिन में डेवलप नहीं होगी। जो नए बच्चे हैं या नए एस्पिरेंट हैं या नए साथी हैं, नए दोस्त लोग हैं जिन्होंने कभी इस एग्जाम में अपीयर जो कभी नहीं हुए हैं और इस एग्जाम की जिन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की है, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, टीचर्स तो बहुत सारे हैं, टीचर्स आर देयर। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल आपको कुछ सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, ये अलग गेम खेल रहा है यार मेरे साथ। पहला दिन है तो बेइज्जती तो होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे ही डायरेक्ट बात करते हैं ना, लिखेंगे नहीं अपन इसमें। पेन चल नहीं रही है। चल रही है, चल रही है, चलने लगी, चलने लगी। ठीक है, तो ये जो हमारा यूपीएससी का पेपर है ना, अरे यार, नहीं लिखूंगा मैं।
किसी ने लिखा है कि उसको आवाज ही नहीं आ रही है। चलो देखते हैं। हम्म, ठीक है, चल जाएगा इतने से काम। तो देखो, जो हमारा प्री वाला पेपर है ना, उस प्री में ही हिस्ट्री के सवाल आते हैं। आम तौर पे ये अप्रोच रही है यूपीएससी की, कि वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछता था। और ये कब तक है? 2020 तक। अगर आप 2020 के 2020 के पहले के अगर पेपर देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 2020 तक आमतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे। हालांकि अब भी पूछते हैं, पर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का नंबर कम हुआ है। और ये एक साल में नहीं हुआ है। आप 2024 का पेपर उठा के देखें, आप 2025 का देखें, और ऐसे इन तमाम वर्षों के जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि एंशियंट हिस्ट्री के सवालों की संख्या बढ़ रही है। अब वो सवाल होते कैसे हैं? एंशियंट हिस्ट्री जब आप देखते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? जैसा कि इस चार्ट में लिखा है, ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री शुरू हो रही है स्टोन एज से, और जाएगी कहाँ तक? संगम एज तक। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, ठीक है। संगम एज तक इन्होंने इसमें बता दिया है। कई लोग इसको सल्तनत काल के पहले पहले जो हमारा विजयनगर राज्य है, साम्राज्य है, वहां तक जोड़ते हैं। और कुछ लोग उसको उसका भाग मानते भी हैं, कि आमतौर पे जो ये एंशियंट हिस्ट्री है, एक्सटेंडेड पार्ट विजयनगर एम्पायर तक गया हुआ है। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। तो दोनों सब्जेक्ट का मिला हुआ स्वरूप है, या तो वो मिडेवल का पार्ट होगा या फिर एंशियंट का पार्ट होगा, ऐसा मान सकते हैं। सिलेबस सबसे पहले देख लेंगे, और जब आप एक बार सिलेबस देख लेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि असल में इस पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, यूपीएससी का जो आमतौर पे अप्रोच रहता है प्रीलिम्स में, वो ये जानना चाहते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गई, तो इसमें आर एस शर्मा जो किताब है, उस वो सबसे बेसिक बुक मानी जाती है। और आर एस शर्मा एक तो है जो उन्होंने रेफरेंस बुक की तरह लिखा है, और एक है एनसीईआरटी। तो आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी है, वह इसका स्टैटिक बेसिक मटेरियल है। आप एटलीस्ट एक बार उसको पढ़ लीजिए। और अगर आपने वो पढ़ लिया, आर एस शर्मा अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आपने आर एस शर्मा पढ़ लिया है, तो आपको वो टाइमलाइन समझ में आ जाएगी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे जिस आज तक जितने टीचर से पढ़ा हूँ, उसमें सबसे अच्छे टीचर लगे हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ। विजन आईएएस में वो पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में स्पेशली। वसीम खान सर नाम है उनका। ठीक है, WSK ऐसे ही करके उनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कुछ बोलते हैं। उनकी कुछ वीडियोस पड़ी भी हुई हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम में है तो देख लीजिएगा। इंग्लिश में अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश में है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने पूरी टाइमलाइन समझा दी है हिस्ट्री की। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज़ है। और अगर आपको सिलेबस पता है, तो फिर रेफरेंस मटेरियल पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, अब जैसे बात एंशियंट हिस्ट्री की करें, आम तौर पे लोग मॉडर्न के चक्कर में इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आता है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, यह समझने के लिए हमको पूरे सिलेबस को समझने की आवश्यकता है। और जब आप ये शुरू करेंगे, बेसिकली आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है, या फिर ये कहें कि जो हमारी बातचीत है, वो पहली बातचीत है। तो मैं माफी भी चाहूंगा, मैं फंबल भी करूंगा। हो सकता है बीच में कुछ अड़चने भी आए, कुछ तकनीकी बाधा आए, टेक्निकल एरर्स होंगे। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम इसको और बेहतर करेंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऑडियो नोट्स वाली जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, उसके चक्कर में बहुत लोगों का ये कहना था कि कुछ विजुअल्स भी आए, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर देख सकते हैं, ये देखिए। हाँ, हम बात कर रहे थे इंडेक्स की, यानी कि सिलेबस की, सब्जेक्ट की। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, वो आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। ठीक है, जैसे स्टोन एज हो गया, पर्टिकुलर स्टोन एज में ही इतने पार्ट हैं, चाहे पैलियोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, है ना। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आए, वो बात अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में ही सब टॉपिक्स इतने बड़े हैं कि अगर आपको पढ़ाने कोई बैठेगा,
तो बहुत लंबा समय लग सकता है, जो टीचर्स करते भी हैं। चूंकि मैं टीचर नहीं हूँ तो मैं आपको उसका एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक चीज कर लीजिए कि पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है बुद्धिज्म से। एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है वैदिक पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हालांकि आईएएस पीसीएस पाठशाला वाले जो सर हैं, उन्होंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लिखा है, जैसे मैंने देखा है ना। पर सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्वेश्चन आ कहाँ से, तो वो इंडस इंडस वैली से आ रहे हैं, वैदिक एज से आ रहे हैं, लेटर वैदिक से आ रहे हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता भी रहता है। 24 में भी यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। महाजनपद और मौर्य एम्पायर आता ही आता है। पोस्ट मौर्यन का जो इम्पोर्टेंस है वो उतना नहीं मैं रखता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज है ना जो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड को कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कहें आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बचता है पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में है, इसमें हुनस लिखा है, ये हूणास है, जिसको हूण कहते हैं। हूण, मैत्रिक और मौखरी सम, जो कन्नौज के मौखरी थे, ठीक है। एक तो इंग्लिश में योग जैसे योगा हो जाता है, राम जैसे रामा हो जाता है, वैसे इन्होंने हूण को हूणास लिख दिया है, ठीक है। ये हूण है, हूण कहते हैं उनको, ठीक है। पोस्ट गुप्ता वर्धन डायनेस्टी। अब वर्धना इसको कोई पढ़ लेगा, पर ये वर्धन है, जिसमें अनेक राजा हुए भी। एंशियंट हिस्ट्री में ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं ना, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि साउथ में क्या पूछ रहा है, जहाँ से हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो दैट इज राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव एंड वाकाटक। फिर चेर, चोल और पांड वाला जो, एक सेकंड रुकिएगा। अरे विशाल भाई, विशाल भाई, अरे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? मतलब अभी रुक रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ अभी यही है ना? हाँ मैं कह रहा हूँ थोड़ा धीरे बोलेगा, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ। ठीक, म्यूट किया हूँ जस्ट यार। ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है, जो भी बीच में ये थोड़ी बहुत रुकावट आई थी। ठीक है, तो ऑनलाइन मीटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी ही एक प्रॉब्लम थी। सो आई मीन टू से दिस कि देयर आर सम टॉपिक्स, देयर आर सम चैप्टर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद हम साउथ में, जैसे हमने मौर्यन एम्पायर भी बोला था, बीच में महाजनपद भी बोला था, लेकिन उसके बाद छोड़ा क्या था, मौर्य, पोस्ट मौर्यन, ठीक है। गुप्त करके पोस्ट गुप्ता को छोड़ना नहीं है, मतलब उतनी कम इंपॉर्टेंस देनी है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर साउदर्न इंडिया में देखें तो चालुक्य, जैसे इस बार भी चालुक्य का एक क्वेश्चन था। इवन पल्लव वंश से रिलेटेड एक सवाल इन्होंने मेंस में पूछ लिया था, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मेंस में पूछ लिया था। चोलाज आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल हमेशा आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इन्होंने मेंस में पूछा ही पूछा था। और इसके बाद आता है संगम। संगम में फिर चेर, चोल और पांड्य, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमने जितना देखा है उसको समराइज कर देते हैं। शायद यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं टेक्स्ट कर देता, मैं लिख देता हूँ। अभी तक जो हमने बात की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एक तो सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि हम क्या कंटेंट पढ़ेंगे। मैं एकदम शॉर्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबी क्या है, सिलेबस क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, और उसको पढ़ने की अप्रोच क्या है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज क्लियर है तो कर सकते हैं, और इसके लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ें, दैट इज वेल एंड गुड, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वाइल
अपीयरिंग इन यूपीएससी सीएससी प्री, आप अपने दिमाग में एक चीज रखिए, एंड दैट इज पी वाई क्यू। बात आती है कि पी वाई क्यू सब कहते हैं, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, हाउ टू अप्रोच। भाई स्पेलिंग कोई गलत हो तो कृपया करके माफ करिएगा। बात आती है कि पी वाई क्यू को अप्रोच कैसे करें। अब देखिए, इससे रिलेटेड ना एक ऑडियो नोट है मेरे इसी पेज पे है, लिंक भी दे दूंगा और आप एक बार चेक कर लेंगे, अभी कम वीडियोस है तो आप वो सुन सकते हैं, वहां पर बताया गया है कि कैसे अप्रोच करना है। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो देखिए, पीवाईक्यू के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंशियंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया, वो हम जो ऑडियो नोट में मैंने बताया था वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बताया था, यहाँ पर्टिकुलर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करें। जैसे क्वेश्चन आया है यवनिका, ये केबीसी का सवाल है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों ने इस पे बहुत बातें की थी, कि किसी आईएएस ने इसको बनाया भी था। क्वेश्चन आया था कि यवनिका किससे रिलेटेड है, क्या पता आपको पता हो। काली मिर्च को कहते हैं यवनिका, ठीक है, काली मिर्च को कहते हैं। और यवनिका आया कहाँ से, यवन से। और यवन कौन थे, ग्रीक थे। तो इस छोटे से फैक्ट में हमने क्या क्या देख लिया, एक तो ये देख लिया कि यवनिका क्या है, तो वो तो आंसर ही हो गया। उसके बाद देख लिया कि काली मिर्च और यवन, हमने तीन चार चीजें एक साथ देख ली, तीन चार चीजें एक साथ देख ली, कि भाई काली मिर्च अगर आई है इंडिया में तो कौन लेके आया उसको, ग्रीक लेके आए हैं। और यवनिका को क्यों कहते हैं यवनिका, क्योंकि यवन यानी कि ग्रीक लेके आए थे। अब अगर सपोज आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाईक्यू में, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ग्रीक वाला जो चैप्टर है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। और ग्रीक वाला जब पढ़ेंगे, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मौर्यों के बाद ना वो जो अ, हिंद यवन आए थे, इंडो ग्रीक कहते हैं, उसी में फिर शक लोग आए थे, इन्होंने अटैक किया था। वो पूरी वंशावलियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनके क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे इंडियन सोसाइटी पर, आर्ट पर, कल्चर पर, और हमारे खान पान पर, इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप इन पीवाईक्यू को समझ सकते हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, सो मे बी आई एम sometimes I'm hesitating, or sometimes there is a lack of communication between you and me. So you can even ask me in the comment box, chat box में आप एक बार पूछ भी सकते हैं if you have any doubt right now. But the thing is कि यहाँ PYQ को एनालिसिस PYQ का एनालिसिस जब भी करेंगे, उसको एनालाइज करने का यही एक तरीका है। अब सपोज एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपने इस साल का प्री का जो पेपर है वो देखा है, तो उसमें एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रिलेटेड था अर्घट्टा से, ठीक है। और कल मैं पीवाईक्यू भी लेके बैठूंगा, पीवाईक्यू का बेसिकली पीडीएफ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस ईयर में आया है, ठीक है। अब जैसे अर्घट्टा का जो क्वेश्चन था, ये पीवाईक्यू है। अर्थ क्या था, वाटर साइकिल से रिलेटेड है। तो 2016 के आसपास ये क्वेश्चन आया था, जिस साल टीना डाबी टॉपर थी मैम, उस साल ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अर्घट्टा इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज, जो फॉलोइंग उनके दिए हुए थे ऑप्शंस में, तो वाटर साइकिल उसका सही आंसर था। 2025 में अर्घट्टा का सवाल आया, और मैं भी देख के खुश हो गया कि भाई अर्घट्टा तो पढ़ा हुआ है, पर गलत कर दिया। क्यों, अर्घट्टा से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने चार ऑप्शंस बनाए थे, और चारों ऑप्शंस में वाटर कॉमन था, वाटर कॉमन था। अब यूपीएससी रिवर्स साइकोलॉजी से खेल रही है, उसको पता है कि तुम पीवाईक्यू करके आए हो, और पीवाईक्यू करके आए हो तो तुम रट के आए होगे कि भाई जहां जहां अर्घट्टा दिखा, उसका मतलब वहां वहां क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन वाटर दिया कितनी बार उसने, वाटर दे दिया चार बार। पर जब एक ही क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में आप वाटर देख रहे हैं, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला वाटर सही है। आई गेटिंग माई पॉइंट। पीवाईक्यू एनालिसिस करते समय आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि अगर आपने अर्घट्टा देखा है तो जाइए और गूगल करिए, ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम गए और हमने यहाँ से
गूगल किया। अरघट्टा, तो ये बता रहा है कि अरघट्टा एक पर्सियन व्हील है जो मैकेनिकल डिवाइस की तरह काम करता है वाटर को उठाने में, लिफ्ट करने में, जिसमें क्या लगा होता है, दो बैल भी लगे होते हैं। ठीक है, कुएं से पानी निकालते हैं दोनों बैल, ये देखिए फोटो लगी हुई है, दोनों बैल घूमते हैं, ये है अरघट्टा। रुकिए, देखो ये है। ठीक है, ये दोनों बैल घूमते हैं, और जब ये घूमते हैं तो नीचे से फोर्स लगता है, नीचे वाला पानी ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अ, ये लोटे जैसा कुछ भी लगा हुआ है ना, इसमें बॉक्सेस लगे हुए हैं, वहां से पानी भर के ऊपर आता है और ये पूरी साइकिल घूमती रहती है। तो अर्घ मतलब घूमने वाला वह, और अर्घ जो वर्ड है वह वर्ड जुड़ा हुआ है जल से। कैसे जुड़ा हुआ है, आइए देखते हैं। अगर आप में से कोई बिहार साइड का होगा या यूपी बिहार साइड का होगा, अभी अभी छठ पूजा बीती है, छठ पूजा बीता है ना अभी, और छठ पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अर्घ देना। क्या होता है, अर्घ। छठ पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अर्घ। ठीक है, कहते हैं ना सुबह शाम अर्घ दिया है, डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ दिया है। अब ये जो अर्घ है, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको थोड़ा बड़ा करूं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये जो अर्घ है, यह जुड़ा हुआ है जल से, और चूंकि अर्घ जुड़ा हुआ है जल से, इसलिए आप 2016 का जो पीवाईक्यू है वो तो सॉल्व कर सकते हो, पर 2025 का क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपने डिटेल में देखा ना हो, जो कि हमने अभी गूगल पर देखा है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज आपने ना एंशियंट हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन उठाया है जो कि आपकी बुक में है, और आपने देख लिया, उसका आंसर देख लिया। हो सकता है कि जो भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, जो जिस भी बुक से कर रहे हो, वहां पर उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हो, आपने अच्छे से उसको कर लिया हो। उसी टाइम पे आपको क्या करना है, अगर वो बहुत आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत चर्चित है या फिर बुक में उसका कई बार मेंशन है, आपको एक बार उस टर्म को गूगल करना है। उसके बारे में पीएचडी नहीं करनी है, पर गूगल करना है, और अब तो एआई वर्जन आ गया ना, तो वो पूरा डिटेल काट छाट के आपको दे देगा। ठीक है, सीरीज ऑफ, हमने क्या सीख लिया इसमें, एक तो है कि सीरीज ऑफ पॉट्स हैं, एनिमल लाइक बलक, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, कैमल तो जान ही रहे हैं सब। ठीक है, और करते क्या है, पानी को उठाते हैं और फिर गिराते हैं, और उसको वो कहीं पे कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है कि भाई पानी उठाएगा, सिंचाई में हम उसका प्रयोग करेंगे। मैकेनिज्म कैसे काम करती है, तो छोटे छोटे गियर्स जैसी चीजें लगी होती हैं, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन पे काम करता है, तो पानी ऊपर खींच के उसको निकाल देता है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो लार्ज व्हील, 2024 में इन्होंने लार्ज व्हील से रिलेटेड सवाल पूछा था, और यही एग्जैक्ट सही आंसर था। ये जो लार्ज व्हील लिखा है, यही सही था। अर्घट्टा पूरी प्रणाली को नहीं कहते हैं, मतलब जिसमें बैल शामिल है, उसको घुमा रहे हैं, उसमें एक व्हील भी लगी है, उसको अर्घट्टा कहते हैं। पर इस बार उन्होंने पूछा कि अर्घट्टा में जो पहिया लगा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसी लार्ज व्हील को कहते हैं, और फिर ऑपरेशन कैसे होता है उसमें। कहने का मतलब ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल था अर्घट्टा के नाम पे, कि ऐसा कोई भी टर्म जब आपको पीवाईक्यू में दिखे, तो ये आपका कर्तव्य बनता है एक अच्छे एस्पिरेंट के रूप में, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कि भैया मैं उसको गूगल करके एटलीस्ट उसके बारे में एक जानकारी तो लूंगा ही लूंगा, या लूंगी ही लूंगी। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो आपके लिए एक क्वेश्चन के रूप में बनेगा, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो क्वेश्चन बन कैसे गया। पीवाईक्यू पीवाईक्यू आमतौर पे लोग कहते हैं पीवाईक्यू रटिए, पर पीवाईक्यू करने का जो बेसिक तरीका है वो यही है। मैंने इसको अपने ऑडियो में भी बताया था, और उससे जिससे उस ऑडियो से जिस व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की, उन्होंने लगातार कई सारे इंटरव्यूज दिए, उन्होंने पीवाईक्यू को उसी अप्रोच से किया, और उन्होंने इवन लिखा भी कि हिडन टॉपर्स की ये रणनीति है, आपने यहाँ कैसे लिख दिया इसको। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि अरघट्टा छोड़ दो, अब अरघट्टा थोड़ा बोर हो गए हो गया इससे। चलो दूसरा पढ़ते हैं। पीवाईक्यू को पढ़ने की तीसरी रणनीति ये है कि जब आप आर एस शर्मा पढ़ रहे हो, तो उसके पीछे जाइए, बुक के एकदम लास्ट में,
वहाँ पे कीवर्ड्स रहते हैं, ठीक है? उन कीवर्ड्स के सामने एक्सप्लेनेशन लिखा होता है? नहीं, एक्सप्लेनेशन के सामने लिखा होता है पेज नंबर, ठीक है? एक्सप्लेनेशन के सामने लिखा होता है पेज नंबर और जब आप उस पेज नंबर पर जाएँगे, तो उस पर्टिकुलर वर्ड की या फिर कहें कीवर्ड की डेफिनेशन लिखी होती है और वही डेफिनेशन पीवाईक्यू और आने वाले क्वेश्चन पेपर में एक नया क्वेश्चन बन के तैयार होके आती है। ये एक फैक्ट है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। मत मानिए लेकिन ये एक फैक्ट है। आर.एस. शर्मा की जो पीछे किताब है ना, मैं कल उसको लगाऊँगा, उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। जो किताब है उसके पीछे जाइएगा और वहाँ पर सर्च करिएगा, एक वर्ड है सुना होगा रज्जुक लिखा हुआ है और रज्जुक क्या था? टॉप ऑफिशियल था मौर्यंस का, ठीक है? अब अगर आपने वो पेज देखा है, उसमें रज्जुक देखा है और रज्जुक वाले चैप्टर को खोल के देख लिया है, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ये 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं और आमतौर पे एंशिएंट हिस्ट्री को लेके लोग कहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, हम कर नहीं सकते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। सपोज़ अगर 6 सवाल आता है, कोई 2 इधर-उधर से आ गया अतरंगी सा सवाल, यूपीएससी को थोड़ा-सा जोश चढ़ गया, उन्होंने कहीं से भी पूछ लिया। लेकिन कोई ऐसे सवाल 4 तो होंगे ही जो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट उसको अप्रोच कर सकते हैं और उसको अप्रोच करने का सबसे बेसिक तरीका है जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। आइए समराइज़ करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको पीवाईक्यू करना है और पीवाईक्यू के बाद उसका एनालिसिस करना है। दूसरी चीज़ है कि बुक पढ़िए और बुक कौन-सी पढ़िए? आर.एस. शर्मा पढ़िए। अगर आप आर.एस. शर्मा नहीं पढ़ते हैं, ऐसे आईएएस पाठशाला वाली पढ़ना चाहते हैं या फिर बाजीराव की कुछ पढ़ना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू बट एटलीस्ट जो बेसिक्स है उसको क्लियर करने के लिए तो आर.एस. शर्मा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट पेज पे जाएँगे, जहाँ पे एब्रिविएशंस लिखे होते हैं, उसी के आस-पास एक पेज होगा, हिंदी में उन्होंने लिखा है उस पेज का नाम मैं भूल रहा हूँ, बुक रखी है, कल दिखाऊँगा। लास्ट पेज के पहले थोड़ा-सा, जहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़ना है और रट डालना है। आने वाले क्वेश्चन्स वहीं से आएँगे, एग्ज़ाम्पल के साथ कल दिखाऊँगा भी, पीवाईक्यू एनसीईआरटी से कैसे आते हैं, ये भी दिखाऊँगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इसके अलावा द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये पूरी किताब पढ़ते समय सपोज़ आप आर.एस. शर्मा पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका दिमाग सिर्फ़ फैक्ट्स पर होना चाहिए या फिर वहाँ पर कुछ कांसेप्ट्स भी हैं? उसको समझते हैं आइए। तो मेरे भैया जब भी आप ये किताब पढ़ेंगे, तो आपको ये समझना है कि इतिहास किस तरीके से काम करता है। है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, पर असल में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है अगर इसको हम थोड़ा-सा दिमाग लगा के देखें, ठीक है? आई होप आवाज़ आ रही होगी। एक सेकंड लेट मी चेक। आ रही है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो भैया कहने का मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग। अब अगर सपोज़ हाँ, तो सपोज़ हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ते समय आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो डब्ल्यूएच टाइप के क्वेश्चन्स आपके दिमाग में आने चाहिए। डब्ल्यूएच टाइप के क्वेश्चन आने का मतलब ये हुआ कि आपको सवाल करना चाहिए कि मौर्यन के काल में मौर्य जो राजा थे, उनके काल में ऐसा क्या हुआ कि कृषि बहुत बढ़ गई? गुप्त वंश में ऐसा क्या हुआ कि सोने और चांदी के सिक्के बन गए? या फिर आप एक सवाल और कर सकते हैं, ऐसा क्या हुआ कि सारी स्थापित सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे हुआ? ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आना ही चाहिए कि ऐसा क्या हुआ
कि सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही बसी हैं। इवन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां पर आता भी है कि रिवर क्या रोल प्ले करता है किसी भी सभ्यता के विकास में। और ये क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में वो एक सवाल पूछ सकते हैं कि इंडिया में जितनी भी सिविलाइजेशन बनी है या फिर कहें जितने बड़े किंगडम बने हैं, वो नदी के किनारे क्यों बने हैं? बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और आप तुरंत कह देंगे कि भाई ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर होना चाहिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पीने का पानी होना चाहिए। तो वाटर रिसोर्सेज है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एग्रीकल्चर भी होगा, लोग पानी भी पियेंगे, इंडस्ट्री भी अच्छी चलेगी। तो इंडस्ट्री वाली चीज आ गई है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटरवेज, है ना। दूसरा क्या होगा? कपड़े धुलेंगे? नहीं, कपड़े नहीं धुलेंगे। मेन रीजन रहता है वाटर बॉडीज दो बड़े बड़े स्थानों को बीच में कनेक्ट भी तो करती है। तो भले ही ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं था कि कोई हाईवेज थे बड़े बड़े, कोई क्रूज चलता था, ऐसा कुछ भले ही नहीं था, लेकिन जो कनेक्शन है वो कल्चर को भी तो जोड़ता है, ठीक है। ये कल्चरल इम्पैक्ट है। डिटेल में बताऊंगा, जब मैं चैप्टर कवर करूंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, आज एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। अब रिवर से कैसे कल्चरल हो सकता है, कुछ सोचिए अपने दिमाग में, थोड़ा सोच के थोड़ा सा कुछ बताइए कि ये जो रिवर है इसका कल्चर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके हिसाब से। रिवर कैसे कल्चर को प्रभावित कर सकती है, कुछ सोच के बताइए। कोई कमेंट करेगा? अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, 3 लोग देख रहे हैं, कोई कोई कमेंट करके बताए कि रिवर का क्या प्रभाव हो सकता है किसी कल्चर पर। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कोई कमेंट कर सकता है कि कमेंट का ऑप्शन बंद है इसमें? यार ऑप्शन तो ऑन था। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी सभ्यता का विकास नदी के किनारे होता है, उसके सामाजिक कारण होते हैं, यानी कि सोशल कारण होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल रीजन होते हैं, कल्चरल रीजंस होते हैं, इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं। ये 4-5 रीजंस ऐसे हैं जो दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सभ्यता के विकास, उसके विनाश, उसके संचालन से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया है और आने वाले दिनों में ये मेंस में आ सकता है, और ऑप्शनल में शायद इन्होंने पूछ रखा है। हिस्ट्री का जो ऑप्शनल वाले होंगे वो बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमने ये चीजें सीखा, फिर से समराइज करते हैं कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे ही, अच्छे से करेंगे। एक सेकेंड। तो ठीक है, हम लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये बुक पढ़ेंगे, आर एस शर्मा। इसके लास्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स का देखेंगे कौन से पीवाईक्यू में मिलते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके पेज नंबर के सामने बताऊं कैसे मिलता है। जैसे मान लो कि यवनिका रज्जुक वाला बताए, अब रज्जुक के सामने पेज नंबर लिखा होगा 39, 39 पे जाओ, पेज नंबर 39 पे जाओ, और उस 39 पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। दैट्स ऑल, यही करना है तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ने का स्टाइल बताइए कि जब भी पढ़ रहे हो कोई चैप्टर तो थोड़ा कहानी जैसा सोचो, WH टाइप क्वेश्चंस अपने मन में लेके आओ कि ऐसा क्यों हुआ था, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, है ना। जैसे मान लो कि तुमने पढ़ा होगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने लगे थे, जिसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको दे दिया था? कुछ तो हुआ होगा, है ना, कुछ तो हुआ होगा। देयर माइट बी सम रीजन कि वो देने लगे थे, उन्होंने देना स्टार्ट किया, ऐसे ही जी में आया कि चलो आज से देना शुरू कर देते हैं। इतना सिंपल तो नहीं होता है। तो कुछ रीजंस रहे होंगे, उन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल रीजंस को जब आप समझने लग जाएंगे किसी भी टॉपिक से, तो आप ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी के रेंज में है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर पीडीएफ की बात करें ना, जो आईएएस पीसीएस पाठशाला की है, ही इज अ वेरी ग्रेट गाय, और बहुत अच्छे से वो सर पढ़ाते भी हैं, ठीक है। पर जो भी उन्होंने नोट्स दिया है, ये वो भी नहीं मानेंगे कि उसमें सब कुछ आ जाएगा यूपीएससी में, या फिर सब कुछ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ फैक्ट हो जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना।
पर क्या कहते हैं, यूपीएससी के लिए जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भले ही आप प्री का पेपर देने जा रहे हो। कंसेप्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर समराइज करके खत्म करता हूँ आज का, फिर मेरे खाने का टाइम हो गया। ठीक है, ऐसे मौज मस्ती के साथ ना डेली 2-4 बार बैठेंगे अपन। वंशिका ने हेलो किया, हेलो वंशिका। डू यू हैव डू यू वांट टू से समथिंग? इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, प्लीज प्लीज मेरे को पूछिए, और मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। कोई पर्टिकुलर डाउट हो इस सब्जेक्ट से तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यूपीएससी 2026 अभी आ गया है। मार्केट में ना बहुत सारा स्टिग्मा सेंसेस क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशन फैलाएंगे, ठीक है। बहुत सारी सेंसेशन, और एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बता रहा हूँ, तुमको लगेगा कि उनका कोर्स खरीद लो, उनका कोर्स खरीद लो, उनका कोर्स खरीद लो। किसी को लगेगा शिवम सर आप ही शुरू कर दीजिए, पर शिवम सर तो शिव सर है ही नहीं। ठीक है, तुमको लगेगा उनका प्रीलिम्स खरीद लेता हूँ यार, उनका ये मटेरियल खरीद लेता हूँ, ये खरीद लेता हूँ। भाई, इस पर्टिकुलर चीज के पीछे तुम अपना ना तो टाइम खराब करो, ना ही ऊर्जा खराब करो, और ना ही तुम ये सोचो कि अगर नहीं किया तो मेरा नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने खरीदा और आपका हो गया, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपने नहीं खरीदा और आपका नहीं हुआ है। ठीक है, आप अपने ऊपर विश्वास करके रखिए। आप ये सोच के रखिए कि आपने जो पढ़ा है दैट इज इनफ फॉर मी। हाँ, आंख बंद करके नहीं बैठना है। उसके लिए ये जो यूपीएससी 2026 का है, उसके लिए सिलेबस को तैयार कर लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू को प्यार कर लीजिए, और रिवीजन को प्यार कर लीजिए। आईएएस बन जाएंगे आप। यही सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कोई टॉपर वॉपर इससे मना करेगा कि इसके अलावा कुछ होता है। ठीक है, बाकी हाँ, लक फैक्टर और ये सब कुछ तो होता ही होता है। पर ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया, आपने ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, न्यू चलेगी। कौन सी नई एनसीईआरटी आपके पास? जैसे आर एस शर्मा की तो एक ही एनसीईआरटी है ना। न्यू एनसीईआरटी में तो फिर वो थीम वाली एनसीईआरटी आ गई है कि हिस्ट्री की ये थीम है, और इस टाइप की है। आर एस शर्मा की एनसीईआरटी चलेगी जो ओल्ड एनसीईआरटी है, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो अगर आपने ये कर लिया, तो ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आने वाले दिनों में मेरा क्या प्लान है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरा प्लान है दोस्तों कि मैं पीडीएफ वाइज रिवीजन करा दूंगा एक। ठीक है, टेस्ट के डिस्कशंस, उससे पहले पीवाईक्यू के डिस्कशंस। ठीक है, पीवाईक्यू का डिस्कशन, उसके अलावा मैं कर लूंगा टेस्ट का डिस्कशन। ठीक है, तो टेस्ट, ये 3-4 चीज़ें हैं। पीडीएफ वाइज जो रिवीजन है वो कराना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कहेंगे तो मैं बेसिकली बुक खोल के बैठ जाऊंगा और उसमें हम कर लेंगे। लेकिन बुक वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी रहेगा। मेरा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके, जितने शॉर्ट में हम कर सकें, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तुमने कोचिंग वोचिंग करी है, तो तुमने वहां से पढ़ा ही होगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो बुक है वो तो नहीं कराऊंगा मैं। पर हाँ, पीडीएफ वाइज रिवीजन कराने की पूरी कोशिश होगी। उसमें मैं आपके साथ ही बैठूंगा, तो हम साथ में पूरी जो पीडीएफ है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अभी तक के पीवाईक्यूज आए हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ, तो कुछ आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रही है गाइस, तो थोड़ा सा समय दीजिए।
ट्राई करता हूँ, सही हो गया। हाँ, तो आप वो जो थीम वाली एनसीईआरटी बोल रहे हो वंशिका, बिल्कुल ले सकते हो। और इवन उस एनसीईआरटी में भी अच्छी चीजें हैं, कुछ भी उसमें खराब नहीं है। पर ये है कि उसको पढ़ना है ना, उससे पहले ये पढ़ लेना एक बार आर एस शर्मा। नई एनसीईआरटी के बारे में लोग कहते हैं, पर मेरा जो पर्सनल अनुभव है उसके हिसाब से आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आर एस शर्मा बहुत अच्छी है, उसका कोई मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। तो बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। चलिए समराइज करते हैं। बुक लिस्ट, आर एस शर्मा, या फिर उनकी जो बुक आती है वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी 11th की, या फिर और कुछ नहीं बोलूंगा मैं इसके अलावा। मस्ट हैव क्या होना चाहिए आपके पास? पीवाईक्यूज, आपके पास होना चाहिए आपका सिलेबस, अगर थोड़ा डिटेल और थीम बेस्ड है तो ज़्यादा अच्छा है। एक कोई रेफरेंस नोट्स, चाहे खुद के हों, बनाया है या फिर कहीं से लिया है। और ठीक है, ये हमारा बुक लिस्ट का हो गया। अब देखते हैं, आपको करना पड़ेगा रिवीजन, वो डिपेंड्स अपॉन यू। सो 1/0, ठीक है, इनडेफिनिट टाइम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। और लास्ट में आता है कि टेस्ट दें या ना दें, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का था हमारा। इसमें हमने थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री देखा है, और उसमें हमने ये बताया है, समराइज कर दें, कि एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो बुक बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए हमने आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर आपके पास वाजीराम का येल्लो बुक है या किसी भी कोचिंग का मटेरियल है, आपको वो पढ़ना है। वहां से जब आप एक बार पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू देख लेंगे, तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि कम से कम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप अप्रोच कर सकें। इसके अलावा बहुत अधिक मेहनत और ऊर्जा यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आने वाले दिनों में कैसे पढ़ा सकता हूँ या फिर कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, उसको लेके मेरा प्लान ये है। हाँ, तो आप एकदम सही कह रहे हो। जैसे इन्होंने कहा कि नई वाली में पल्लवास, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और ये सब नहीं है, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में रखा है। अब शॉर्ट में रखा है तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, मस्ट पढ़ना ही है। तो उसके अलावा आप अगर और कुछ पढ़ोगे फिर दिक्कत होगी ही होगी, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। सो उसको पढ़ लो मेरे हिसाब से। और अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ शेयर कर देना लोगों के साथ, है ना? आने वाले दिनों में ना मेरा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अलावा पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, ज्योग्राफी में मैं नहीं घुसूंगा, पर यह है कि हिस्ट्री ऑफ कोर्स, तो एंशियंट हिस्ट्री तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम आने वाले दिनों में करेंगे, और इसी फॉर्मेट में करेंगे। कोई अलग फॉर्मेट नहीं होगा, उसका यही फॉर्मेट है कि भाई हमने एक शीट तैयार की, गूगल शीट टाइप की, और उसमें ऐसे ही पीडीएफ होगा, ऐसे ही इसी टाइप के नोट्स होंगे, और उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने बोला कि आने वाले दिनों में मेरा एजेंडा यही है कि भाई कुछ बहुत चीज़ें शुरू करेंगे, और ऐसे-ऐसे करके ये पूरा जो सब्जेक्ट है उसको हम करके कवर करेंगे। उसमें बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पीवाईक्यूज, और उसका रिवीजन कैसे करते हैं, ये हम करेंगे। जितने भी लोग आज जुड़े हैं उनसे लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि क्या कहते हैं, आज की इसमें इस पूरे लाइव सेशन में थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ होगा, ज़ाहिर-सी बात है, पहली बार था, पर आई एम लर्निंग ऑल्सो। तो इसको बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? कोई आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, जो 3-4 लोग देख रहे हैं।
और अगर आप कहें तो एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर लें हम लोग तो थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है? इंडस वैली पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं, तो हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे कुछ आता-वाता है या नहीं, पढ़ा-वढ़ा पाता हूँ या नहीं। ठीक है, तो मैं टीचर तो हूँ नहीं, पर ये है कि करते हैं इसको मैटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या? तुम क्या करना, आर्य शर्मा उठाओ, पढ़ लो कहानी जैसे, तो तुमको क्लियर पता चल जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला था, किसने पहली बार उसकी खोज की, उसका अंत कैसे हुआ, उसके लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन सा अन्न उगाते थे, घोड़ा था कि हाथी, क्वेश्चंस देखोगे। लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ो, क्योंकि मेंस में 2024 जब मैंने दिया तो वहां पर क्वेश्चन आ गया था कि वैदिक एज से पोस्ट वैदिक एज तक जब हम बढ़ते हैं, वैदिक एरा से पोस्ट वैदिक एरा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्या ट्रांजिशन दिखता है, और उस ट्रांजिशन में क्या क्या सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस दिखते हैं हमको। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज आती है मीन्स में, और है तो ये एंशियंट हिस्ट्री का, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी कोई नहीं पढ़ता है कि वैदिक एज से पोस्ट वैदिक में जाएंगे तो क्या ट्रांजिशन होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए ना पढ़ें कि ये फैक्ट्स के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बल्कि आपको इसलिए भी पढ़ना होगा कि ये पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है वो मेंस में कब पूछा जा सकता है। ठीक है, सलोनी ने कहा है थैंक यू फॉर दिस। ओके, मोस्ट वेलकम। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये पर्टिकुलर मान लीजिए ये चैप्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इसको पढ़ने बैठे तो पढ़ना कैसे ना वो बता दूंगा। पढ़ तो तुम कहीं से भी लोगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और वो इसके बारे में बता रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी लेक्चरशिप उनकी चलती रहती है और तुम वो देख लो, ज़्यादा अच्छा है। मेरे कहने का मतलब है, जब भी ये क्वेश्चन पढ़ो तो जैसा मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पर अपने दिमाग में एक चीज़ फिक्स कर लो कि मैं WH टाइप के क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखूंगा या रखूंगी। WH टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया? पूछना है कि भाई, हाउ, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे बन गई, इतनी बड़ी सभ्यता बनी कैसे, पहले कौन से लोग आए थे, फिर कैसे इतनी विकसित हो गए, और ये सभ्यता अर्बन ही क्यों थी, ये सभ्यता अर्बन ही क्यों थी। एक सेकंड, पापा का कॉल आ रहा है। शिट, प्लानिंग में चेंजिंग है। एक सेकंड। हेलो। हाँ, अरे जरा मीटिंग में हम करते हैं अभी थोड़ी देर में, ऑनलाइन। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जय श्री। हेलो। 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 हाँ। हाँ मैं। ठीक। ठीक। नहीं नहीं, अभी नहीं खाया, अभी खा के कर दूंगा मैसेज। ठीक। पापा सो गए? ठीक। ठीक, जय सो, जय सो। हरे राम जी। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। हाय प्रियांशी, हाय वंशिका। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि आपके मन में ना WH टाइप क्वेश्चंस आने चाहिए, और जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो तुम सवाल करोगे कि इतनी बड़ी जो हमारी सभ्यता थी वो कैसे बन गई, अर्बन ही क्यों थी, कौन कौन से लोग थे जो इसके विकास को बढ़ावा दे रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे, व्हाट आर दोज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोशल हो सकता है, फैक्टर हो सकता है सोशल, फैक्टर हो सकता है इकोनॉमिकल। कल से मैं पूरा शीट लेके बैठूंगा। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इको, शॉर्ट में देखते हैं ना, इको हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, और पॉलिटिकल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है। अब जब आप इस तरीके से समझेंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, तो ये समझ पाएंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है ये कैसे बना है। तो जैसे आप सभी को पता है कि भाई ब्रॉन्ज एज कहा जाता है इसको, कांसे का युग कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है।
तो एक सवाल ये भी आता है कि कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जिसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है? इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको अर्लीस्ट सिविलाइजेशन भी कहते हैं, अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर कोई कहे कि पूरे वर्ल्ड की, अच्छा प्रियांशी का सवाल है, पर ऐसे डिटेल में सोचने पर प्रीलिम्स पास आ जाएगा और हिस्ट्री पूरा नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा लग रहा है आपको लेंदी ऐसा प्रियांशी कि ऐसा डिटेल में सोचने पे कुछ नहीं होता है। वो जिस जिस क्षण आप किताब पढ़ रहे हैं ये उसी क्षण का प्रोसेस है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का। ऐसे बैठ के नहीं देखना है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कैसे आई, पूरी सभ्यता कैसे बनी, कि किसने उसको बढ़ावा दिया है, ये बैठ के नहीं देखोगे आप। ये आपको पढ़ते समय उस बुक में ही मिल जाएगा, पर थोड़ा-सा दिमाग खोल के रखना होगा। और ज़ाहिर-सी बात है, यूपीएससी का पेपर पेपर है तो थोड़ा-सा तो आपको एडवांस लेवल पे सोचना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप प्री कर लेंगे, मेंस में भी काम आएगा। तो मेरे कहने का मतलब, जब पढ़ रहे हैं तो अप्रोच ऐसे रख के चलें। इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस। बाकी तो ऐसे फैक्ट रट लेंगे तो वो मे बी कि प्री में काम आ जाए, पर कभी-कभी नहीं भी आता है। वो प्री में भी क्वेश्चंस बनाने लगे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, अर्लीस्ट नोन अर्बनाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन वाज अ ठीक है। अब अगर कोई आपसे सवाल आज के बाद पूछेगा, या आप किसी से पूछना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है या फिर रूरल सिविलाइजेशन है, और अगर वो बोलता है अर्बन है तो पूछ लेना क्यों, ना बताए तो ठीक है, कोई बात नहीं। देख रहे हैं कि एक्सटेंशन कहाँ कहाँ हुआ है। तो एक जगह है मांडा, देखो ये है बुक में ना, ये मैप बना हुआ है, बुक में ये मैप बना हुआ है। अरे खुल जा भाई। ये देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहला है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, ये बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में कहाँ तक फैला है। नॉर्थ का सबसे टॉप पॉइंट क्या है, तो मांडा है। ईस्ट में आलमगीरपुर है। दैमाबाद है साउथ में, और सुत इसमें क्या लिख दिया इन्होंने, सुतकांदोर, इसको सुत कौंडेर लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर फोर फेजेस ऑफ इवोल्यूशन। प्री हड़प्पन, जाहिर सी बात है जब नहीं था तो उसके पहले क्या था, अर्ली उसके बाद, और मैच्योर जब परिपक्व हो गया, और फिर जब खत्म होने वाला, मरने वाली ये पूरी सिविलाइजेशन थी तो क्या हुआ, प्री, अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन। इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। लेकिन राइटिंग्स ये भी बताते हैं कि कुछ राइटिंग्स इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से रिलेटेड पहले से भी उपलब्ध हैं, जो, आवाज नहीं आ रही मेरी? एक काम करता हूँ, आज रोक देता हूँ ना, कि जो टेक्निकल एरर्स हैं मैं वो भी समझ गया, और जो ये ट्रायल था मैं वो भी समझ गया कि बेसिकली मैं कर सकता हूँ, है ना। और 7-8 लोग 10 लोग जो बने थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ऐसे मोटिवेशन मिलता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाएंगे। यहाँ तक समराइज कर देते हैं, शायद आगे लिखा था। अभी आवाज़ आ रही है क्या, कोई कमेंट कर दे। अभी आवाज़ आ रही है, हेलो 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 हेलो, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बता दो, आवाज़ आ रही है क्या, हेलो। ओके, ओके, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार फिर से, इसके लिए आपको आर एस शर्मा पढ़ना चाहिए, क्लास 11th की एनसीईआरटी। टॉपिक हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। इसको रोक दूंगा मैं। समराइज करते हैं, आर एस शर्मा पढ़ लीजिएगा, या फिर क्लास 11th की थीम वाली एनसीईआरटी, पर उसमें कंटेंट कम मिलेगा। पीवाईक्यू आपको करना ही है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, कोई एक नोट्स होनी चाहिए। रिवीजन करिए, टेस्ट देना है कि नहीं देना है बाद में देखेंगे, अभी पहले इतना कर लो। और इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लो भी मत, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आने भी नहीं है, 4 से 6 सवाल आएंगे। इतना कर लिया, इसमें से मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज मोटे मोटे सब्जेक्ट्स पकड़ो।
ये छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ने पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, करके तो जाना ही जाना है क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और ये पूरा पीडीएफ है। यहाँ से आपको आने वाले दिनों में बता दूँगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और थी इम्पोर्टेंट थी। जैसे मान लो कि तुम कोई भी वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देख रहे हो, ठीक है? और उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू का कोई ऐसा टर्म लगा जो तुमको बहुत इम्पोर्टेंट लगा है, तो लैपटॉप खोल के रखा करो, उसमें वो टर्म सर्च कर लो। जैसे यवनिका का एग्जाम्पल दे दिया है, रज्जुक का एग्जाम्पल दे दिया, अर्घट्टा का एग्जाम्पल दे दिया है। अ, जैसे क्षेमेंद्र, ठीक है? क्षेमेंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक? ये है क्षेमेंद्र जी, क्षेमेंद्र। अब क्वेश्चन जब आया ना क्षेमेंद्र तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए थे जैन साधु। है तो ये रचनाकार, रचनाकार यानी कि नाटककार हैं, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, क्रिएशन किया है, पर उसमें उन्होंने दे दिया था जैन साधु। क्यों? क्योंकि जैन साधु जो होते हैं वो क्षमा करते हैं। और हम और सब सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि भाई हो सकता है कोई जैन साधु हो जिसका नाम क्षेमेंद्र हो। लेकिन जब भी ऐसा कोई नया नाम दिखे उसको गूगल करिए, उसकी जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, यानी कि जो उसकी कोई बुक है या फिर जो भी उन्होंने काम किया है, वो आपके सामने होगी। हालाँकि ये उनके लिए नहीं है, अ, पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ गूगल कर लें क्योंकि 5 महीने बाद फिर आपका फ्री है, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू। पर ठीक है, जो 26 में नहीं दे रहा है, 27 में दे रहा है, वो तुम लोग तो पक्का गूगल करो, थोड़ा समय बिताओ यहाँ पे, तो थोड़ा पीवाईक्यू वगैरह देखोगे। उसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ। अ, हाँ, जो लोग ना 26 का दे रहे हैं, 26 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो देखो तुम्हारे लिए क्या-क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, किस किस सब्जेक्ट को तुम ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो सबसे पहले तुम दो पॉलिटी को। तुमको लग सकता है कि आसान है, पर यहाँ से ना क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटी को दो। उसके बाद दो एनवायरनमेंट को। कितने लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ लिया है? 7-8 लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने पढ़ लिया एनवायरनमेंट? उसके बाद दो इकोनॉमी को। उसके बाद दो ज्योग्राफी को। कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ लिया है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट इकोलॉजी थोड़ा बहुत भी पढ़ा? ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक है। इसके पहले इसके बाद करते हैं हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में भी अगर थोड़ा सा मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो मॉडर्न कर लो। उसके बाद एंशियंट कर लो, थोड़ा और शॉर्ट में लिखते हैं इसको। और फिर मिडिवल कर लो। ये प्रायोरिटी से अगर चलोगे तो ठीक ठाक स्थिति में आ जाओगे। सिर्फ मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते आए, तो यहाँ से तुम फायदे में रहोगे थोड़ा। क्या क्या? सबसे पहले पॉलिटी। क्यों? कहाँ कितने सवाल आएंगे लगभग पॉलिटी से? लगभग आएंगे 15 से 17। अब कोई डेटा लेके मत बैठ जाना कि यहाँ के हिसाब से तो इतने आ रहे हैं, ठीक है? 15 से 17 सवाल तुमको मिलेंगे। इन्वायरमेंट में पहले मिलते थे ज़्यादा, अब मिलते हैं थोड़ा सा कम, तो 10 मान लो। इन 10 में हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जो जनरल साइंस का भी हो, जो मैं साइंस एंड टेक में। इकोनॉमी से तुमको कम से कम 12 से 15 सवाल मिल जाएंगे। हो सकता है ना, ये 15 भी हो सकता है कभी कभी। उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से भी 12 से 15 सवाल आते हैं हर हाल में। और मजे की बात यह है कि ज्योग्राफी से सवाल लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ज्योग्राफी से सवालों की संख्या को बढ़ा दिया है। तो पहले 4-5 सवाल आते थे, अब 10 से 12 सवाल आ जाते हैं। फिर क्या बचा? हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री मिला भी लोगे तो 8 से 9 सवाल आते हैं बस, जो प्रेजेंट ट्रेंड है। मतलब तुम 24-25 का भी देख लोगे तो इस टाइप का है।
और इस पर्टिकुलर हिस्ट्री के सेगमेंट से मॉडर्न में कम हो गया है और अब मॉडर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है या कहीं उसके बराबर इम्पोर्टेंट हो गया एंशियंट हिस्ट्री, क्योंकि वो उसको आर्ट एंड कल्चर से मिला के पूछते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा गणित है। अगर आप इस तरीके से थोड़ा बहुत भी करेंगे तो अच्छी कंडीशन में रहेंगे।